पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। आज मैं राजनीति शास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन की MCQs का वीडियो लेकर आई हूं और ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट का वीडियो है। आप लोग इसे एक टेस्ट के फॉर्म में लीजिएगा। एकांत में बैठ के अपने घरों में एकांत में बैठ के कान में हेडफोन लगा लीजिएगा और बिल्कुल इत्मीनान से इस टेस्ट को दीजिएगा। ये लगभग 1 घंटे का वीडियो है और इसके अंतर्गत मैंने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को समाहित किया है, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में जो 10 यूनिट हैं उन 10 यूनिट से लिए गए हैं। तो बिल्कुल धैर्य के साथ इत्मीनान से एकांत में बैठ के इस 100 प्रश्नों के टेस्ट को आप लोग सॉल्व करिए, पार्टिसिपेट करिए। मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग कमेंट में अपने अपने स्कोर को मुझसे शेयर करें और आप लोग को अगर ये वीडियो बहुत तेज़ लग रहा होगा तो आप लोग ऐसा करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम लूँगी तो ये 100 प्रश्न आपको करवाने में 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपना राइट आंसर दीजिएगा कमेंट में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कमेंट में अपने अपने स्कोर को मेरे साथ शेयर करेंगे, मुझे बहुत अधिक खुशी होगी। ये है मेरे बारे में थोड़ा सा छोटा सा परिचय। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी के अनुसार लक्ष्यों और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लक्ष्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, लक्ष्य और साधन अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह किसने कहा? तो ये बेंथम का कथन है कि किसने कहा है कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। ऑप्शन है मार्क्स, रूसो, लॉक और हीगल। तो ये जो कथन है ये किसने कहा है कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो ये कथन है रूसो का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 5वां क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष तक की कार्यवाही की पद्धति क्या है? निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, औपचारिक तर्क या फिर पारंपरिक तर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निगमनात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? तो ये कहा था मार्क्स ने। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने है। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह सामाजिक हितों को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखता है। ये सामाजिक हितों को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखता है। ठीक है, कि ये मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना यह है कि यह मानता है कि समाज से पूर्व भी अधिकार मौजूद थे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये 2011 के मैं क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रही हूँ। संपत्ति की पात्रता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये नॉजिक का कथन है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किसका संकेत करता है? तो राज्य का व्यष्टिवादी सिद्धांत इस ओर संकेत करता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन और कारण का असर्शन और रीजन का है। तो अभी कथन ए है, प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, और तर्क इसका जो दे रहा है वो कह रहा है कि सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है। तो उपयुक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। तो ये पूछ रहा है, तर्क क्या दे रहा है कि क्या सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है? तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है?
ऑप्शन है सत्ता का विकेंद्रीकरण, व्यवहारवाद, प्रकार्यतावाद और नौकरशाही। जो रॉबर्ट मर्टन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो वो प्रकार्यतावाद की अवधारणा से संबंधित है, यानी फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां कि अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे समीर अमीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? जो द्विसदनवाद है वो किस सरकार की व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, ऐकिक व्यवस्था या फिर संघीय व्यवस्था की? तो ये संघीय व्यवस्था की विशेषता है। द्विसदनवाद अनिवार्य विशेषता है संघीय व्यवस्था की, यानी फेडरल सिस्टम की यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, द्विसदनवाद की जो संघीय व्यवस्था है वो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नांकित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? तो कानूनी विवेकपूर्ण, यानी लीगल रेशनल जो है वो नौकरशाही का आधार है, महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए आपको सूची मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? बहुल्य ये तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम के साथ संबंधित है। ठीक है, ये सूची मिलान करना है आपको। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। और जो ये बहुदलीय व्यवस्था है ये भारत से संबंधित है क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। फिर जो मत संग्रह है, मत संग्रह का सिद्धांत संबंधित है स्विट्जरलैंड से। ठीक है, और जो यथोचित विधि प्रक्रम है ये संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, ये भी सूची मिलान से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो रॉबर्ट ए डहल हैं उनकी जो पुस्तक है वो है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। ठीक है, रॉबर्ट ए डहल की पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। जो पटनाम है उनकी जो पुस्तक है वो है सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली। ठीक है, और फ्रांसिस फुकुयामा है उनकी पुस्तक है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और आर्मंड एंड पावेल की पुस्तक है सिविल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कथन और कारण का है। तो अभी कथन दिया गया है, तर्क है यूएसए का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। जो तर्क दिया है कि यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो क्या इसका क्या राइट आंसर होगा आपको ये बताना है। ए कथन सही है कि आर कथन? कि जो अभिकथन है वो तो सही है कि यूएसए का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, लेकिन जो तर्क दे रहा है कि यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों कथन तो सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है अभिकथन ए, हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज़ पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो सही बात है। हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थक देते हैं, ये दे रहा है। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं? इसका तर्क दे रहा है वो है कि हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जहां इनके हितों को लाभ नहीं पहुंचता है तो वही तुरंत अपना समर्थन राजनीतिक दलों से वापस ले लेते हैं। तो इस तरह से ये तर्क गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि अभिकथन तो सही है लेकिन इसका जो तर्क है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 19वां कि यूएसए के निम्नांकित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम क्या है। आपको सही कालक्रम में बैठाना है इन सभी राष्ट्रपतियों को। ठीक है, तो देखिए जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है इनका जो कार्यकाल था 1933 से 1945 तक था, तो ये सबसे पहले आए थे। फिर सेकंड नंबर पे जो आएंगे वो जॉन एफ कैनेडी आएंगे। ठीक है, RTE से आप लोग याद रखिए। फिर जॉन एफ कैनेडी आएंगे। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे जॉर्ज बुश वरिष्ठ। फिर लास्ट में जो आएंगे वो बिल क्लिंटन आएंगे। ठीक है, पहले आएंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फिर आएंगे जॉन एफ कैनेडी, फिर आएंगे जॉर्ज बुश वरिष्ठ, फिर सबसे लास्ट में आएंगे बिल क्लिंटन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर 20वां क्वेश्चन है निम्नांकित को सही अनुक्रम में लिखिए। आपको इसे भी कालक्रम के हिसाब से बैठाना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए सबसे पहले जो आएगा बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय, जो कि 1920 में हुआ था।
फिर उसके बाद आएगा यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन, ठीक है, नई संविदा कानून जो का सोवियत यूनियन में विलय हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहले आएगा चौथा कथन, बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय, फिर आएगा दूसरा यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन, फिर आएगा पहला, फिर लास्ट में तीसरा। फिर है कि भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो ये गलत है। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। तो आपको दूसरा ऑप्शन ही राइट मिल जा रहा है। बाकी जो दोनों ऑप्शन है वो गलत है। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित और संसद के 2 सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो इसे प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया था, तो जो इसके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार था वो जाति व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया गया था, ठीक है, जो पिछले वर्ग का प्रथम आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां कि 2004 में जब यूपीए की सरकार का गठन केंद्र में हुआ तो सीपीआईएम क्या था। सन 2004 में जो यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ तो सीपीआईएम क्या कर रहा था, तो ये गठबंधन का हिस्सा नहीं था परंतु बाहर से सरकार का समर्थन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, सूची मिलान का है, तो वित्त आयोग का संबंध किससे है, अनुच्छेद 280 से है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राज्यसभा का संबंध है अनुच्छेद 312 से, 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से और 368 का संबंध है संवैधानिक संशोधन से। फिर आपको सूची मिलान करना है, सही कोड से उत्तर देना है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, 1909 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आया था 1905 में, ठीक है। और ये देखिए आप गृह शासन आंदोलन आया था 1916 में। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित का सही अनुक्रम बताइए। सही मतलब सही पहले क्या आया ये आपको बताना है। तो जो 42वां संविधान संशोधन आया था वो 1976 में आया था। A.K. गोपालन जो वाद है 1950 में आया था। आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा 1975 में हुई थी। फिर जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था 1973 में था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर है, निम्नांकित का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम बैठाना है। तो सबसे पहले भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो मतलब क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री रहेंगे, फिर आएंगे आपके मोरारजी देसाई, फिर आएंगे चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, फिर बीपी सिंह, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ठीक है। इस तरह से आपको बैठाना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिस्थापित हैं, तो ये सही है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो ये भी सही कथन है, ठीक है। दोनों कथन सही हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, कथन भी सही है, तर्क भी सही है। तो आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दे रहा है फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो सही बात है, अपील तो कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इसका तर्क सही है? मौलिक अधिकारों तो संविधान में प्रतिस्थापित है, लेकिन जो सभी अधिकार दिए गए हैं संविधान में, क्या उन सभी के लिए न्यायालय में उल्लंघन होने पर अपील की जा सकती है? 9 शेड्यूल भी तो दिया गया संविधान में, तो ये इसके विरुद्ध जाके तो न्यायालय में अपील नहीं दी जा सकती ना, ये भी तो अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित है। तो दोनों तर्क, कथन और तर्क तो सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं इस आधार पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिर्फ संविधान में प्रतिस्थापित हो जाने से इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। तीसवां क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण का है। अभिकथन यह है, भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियाँ हैं, तो ये तो सही कथन है। भारत में संघीय व्यवस्था है, तो ये भी तो सही, भारत में संघीय व्यवस्था है, तो ए आर दोनों सत्य हैं और आ ए की सही व्याख्या है। इसी आधार पर क्या किया गया है, तीनों शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तीसरा क्वेश्चन है, विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये प्रतिपादित किया था एडवर्ड वीनर ने। 32वां क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा सैनिक प्रशासन से उधार ली गई है। F.W. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई है, तो ये मानव संबंधक सिद्धांत के आधार पर इसकी
आलोचना की गई है। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा की आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1950 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित थी? मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार। तो ये लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों पर भारत में नागरिक सेवा की भर्ती की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचना क्या होती है? ठीक है, 35वें क्वेश्चन की व्याख्या है कि 1854 में लॉर्ड मैकाले ने नागरिक सेवा की भर्ती की सिफारिश की थी जिसका आधार क्या था? लिखित परीक्षा थी। ठीक है, तो भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को आधार बनाया था लॉर्ड मैकाले ने। फिर है, विभिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचना क्या कहलाती है? जो विभिन्न विभाग हैं उनके बीच आने वाली जो संसूचना है उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कई विभाग हैं, ए विभाग, बी विभाग है, सी विभाग है, ठीक है, फिर डी विभाग है। तो इनके बीच जो आने वाली जो सूचना होती है उसे क्या कहते हैं? ये आप देखिए, फिगर के माध्यम से मैं समझा रही हूँ कि इन विभिन्न विभागों के बीच में आने वाली सूचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? देखिए, ये फिगर से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैनेजर कोई सूचना देता है विभिन्न विभागों को तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, लेकिन जब आमने सामने कोई सूचना जाती है तो उसे पार्श्विक संप्रेषण या फिर लैटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां कि भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? जो आकस्मिकता निधि है, कॉन्टीजेंसी फंड है, उसे किसके अधिकार में रखा गया है? तो राष्ट्रपति के अधिकार में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि निम्नलिखित सिद्धांतों के प्रकट होने का सही क्रम क्या है? तो आपको सही क्रम बताना है कि पहले कौन सा सिद्धांत आया फिर लास्ट में कौन सा सिद्धांत आया। फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगी क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, 1911 में। फिर आएगा मानवीय संबंध सिद्धांत, ये कब आया था? 1927 में आया था। ठीक है, फिर आएगा आपका पहला निर्णयन सिद्धांत, ये आया था लगभग 1940 में। ठीक है, और सबसे अंत में क्या आएगा? सबसे अंत में आएगा सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत, 1970 के आसपास आया था ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहले आएगा तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। क्लासिकल सिद्धांत, मानवीय संबंध सिद्धांत, फिर निर्णय सिद्धांत, फिर सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर सूची का मिलान करना है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से विद्वान ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जो करिश्माई सत्ता है वो मैक्स वेबर ने प्रतिपादित किया था। विकास प्रशासन जो है वीडनर का है। प्रशासनिक व्यवहार है वो साइमन का, और प्रिज्मेटिक सोसाइटी ग्रेक्स का है। ठीक है, अभिकथन और तर्क दिया है कि लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं हुई है। फिर तर्क क्या दिया है? भारत की संसद में राजनीतिक दल सहमति नहीं बना पाए। चूँकि ये 2011 का पेपर है तो उस समय लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक नहीं स्थापित हो पाई थी 2011 के दशक तक, और भारत की संसद में राजनीतिक दल सहमति नहीं बना पाए थे। तो ये भी सही है, ये तर्क सही है। तो ये आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बर्नार्ड बूच ने इसका प्रतिपादन किया था सबसे पहले। यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो 10 दिसंबर 1948 में उन्होंने यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक में ये स्थित है। फिर है समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये हैंस जे मार्गेंथो का कथन था सामूहिक सुरक्षा के संबंध में। फिर आपको बताना है कि कालक्रम बैठाना है। ठीक है, तो आपका आया था अटलांटिक चार्टर 1941 में, फिर आया था ब्रेटन वुड्स 1944 में, फिर आया था कासाब्लांका सम्मेलन 1942 में, फिर आया था याल्टा सम्मेलन 1945 में। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर है मार्टिन कम्पलान द्वारा दिए गए मॉडलों को सही क्रम में बैठाना है। तो सबसे पहले शक्ति संतुलन की व्यवस्था आई थी, फिर आई थी शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, फिर आई थी सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, फिर लास्ट में आई थी सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय अवस्था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर आपको देखिए सुमेलन करना है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि फरक्का बांध का जो मामला है वो किससे संबंधित है? फरक्का बांध का मामला तो ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 1, 2, 3 जो आर्बिक समझौता हुआ था वो भारत और यूएसए के बीच में हुआ था। ठीक है,
तो ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। सीमा और शास्त्री समझौता हुआ था भारत और श्रीलंका के मध्य, और शांति और मैत्री संधि जो हुई थी वो 1950 की, वो भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग को अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही तो आप लोग वीडियो को पॉज करके टेस्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं रुक के बोलूँगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर आपको सूची का मिलान करना है फिर से। देखिए, इस क्वेश्चन में विचारक दिए गए हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि किस विचारक की कौन सी पुस्तक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन जो है वो है इनेस क्लार्क। इन्होंने लिखा था पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर जो केजे हेलस्टी हैं, इन्होंने लिखा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर ए लेराय बर्नेट ने लिखा था ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड इश्यूज़। ठीक है, फिर के नोर एंड जे एन रोशन ने लिखा था कॉन्टेंडिंग अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इस तरह से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर अभिकथन और तर्क दिया गया है। यथार्थवादी के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता की बेरहम तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित है। फिर तर्क दे रहा है कि वे दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि नैतिक एवं कानूनी उपाय अप्रासंगिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें इच्छा से हटा सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता की बेरहम तलाश जो है वो नैसर्गिक नियम में स्थित है। क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय हित हैं उनको प्रोन्नत करने के लिए हम मोरल वैल्यूज़ को नहीं अपनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ए और आर दोनों, तर्क भी सही है, कथन भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि यूएनओ के सदस्य मानवीय अधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। फिर तर्क दे रहा है मानवाधिकार अहस्तांतरीय, नैसर्गिक स्वतंत्रता और अविभाज्य है, वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम हैं। तो देखिए, जो मानवीय ये यूएनए के सदस्य हैं वो मानवीय अधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ये कथन सही है। ठीक है, तर्क दे रहा है कि मानवाधिकार अस्थान्तरीय नैसर्गिक स्वतंत्रता के लिए अविभाज्य हैं, क्योंकि ये मानवीय प्रतिष्ठा स्थापित प्राप्त करने हेतु के माध्यम है। तो बिल्कुल सही बात है, जो अभिकथन है और उसका जो तर्क है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो देखिए, ये आपके 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ये जो पेपर मैं आपको सामने लेकर आई हूँ ये पीजीटी एग्ज़ाम का है। ठीक है, और ये देखिए, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को ये क्वेश्चन सारे जो 50 क्वेश्चन है वो समाहित किए हुए हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी 50 क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपकी चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप सभी प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन को आप लोग समझ सकें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको नेचर समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए लेखकों में से लाज के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नीचे दिए गए लेखकों में से लाज किसकी रचना है? ये है प्लेटो की रचना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। आपको मेरी स्पीड अगर तेज़ लग रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करिए अपने स्कोर को कि आपको 50 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट भी देखिए आप लोग और सेकंड पार्ट भी जो उसे देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो लाज किसकी रचना है? प्लेटो की रचना है। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो ये ग्रामसी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ग्रामसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे दिए गए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्यों का परिचय करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र की उप विद्या शाखा के तौर पर इसलिए पैदा हुई क्योंकि तुलनात्मक सरकार में कुछ विकृतियां आ गई थी। ऑप्शन बी है, तुलनात्मक राजनीति अमेरिका में पैदा हुई क्योंकि अमेरिका विद्वानों ने पिछली सदी में राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया था। ठीक है। तो कौन सा कथन ठीक है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन में से पैदा हुई, या फिर तुलनात्मक राजनीति पिछले सदी के 50वें दशक में अस्तित्व में आई। तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर। अगर आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। तो तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र की उपविद्या शाखा के तौर पर इसलिए पैदा हुई क्योंकि तुलनात्मक सरकार में कुछ विकृतियां आ गई थी, ये बिल्कुल गलत बात है। तुलनात्मक राजनीति अमेरिका में पैदा तो हुई थी, ठीक है सॉरी, लेकिन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुई। डेविड स्टर्न ने इसका प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं में संसद और मंत्रिमंडल के लिए अलग अलग सदस्यता की आवश्यकता होती है। पश्चिमी मंत्रित्व रूपी सरकार मंत्रिमंडल की औपचारिक स्थिति पर जोर देता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामयिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाले नीतियों के नियमन और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोच्च रूप से नियंत्रण करने और दिशा निर्देशक की तरह से कार्य करने के लिए भी उत्तरदायी है। डी है, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है पूछ रहा है। तो ए है, राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक सहभागिता की डिग्री का पर्यवेक्षण आवश्यक नहीं है। बी है, गैर राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक समाजीकरण में कोई योगदान नहीं करते। सी है, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्थापना तथा उसका विकास है। डी है, राजनीतिक समाजीकरण आधिपत्यवादी कुटुंब संरचना और मूल्यों के बीच की विभाजक रेखा की अनदेखी करता है। तो आपको सही वाक्य कौन सा है ये बताना है। देखिए, आप लोग पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन जो सी है वो कह रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्थापना तथा उसका विकास है। तो बिल्कुल सही बात है, जो राजनीतिक समाजीकरण है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्थापना करता है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण जो है वो राजनीतिक व्यवस्था का ही एक अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग जब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे ईजिली। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए 7वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की का पंजीयन के प्रावधानों के अनुसार होता है। इसका जो राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है वो इसका आधार क्या है? क्या संविधान की धारा 324 के अनुसार, चुनाव आयोग के अनुसार, सरकार से परामर्श के बाद चुनाव आयोग द्वारा, या फिर 1951 की जनप्रतिनिधि धारा के अनुसार? ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजनीतिक दलों का पंजीयन है वो किसके प्रावधानों के अनुसार है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा आप लोग बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है? ये देखिए, ये क्वेश्चन 2007 का है। तो उस समय के हिसाब से कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है ये पूछ रहा है। उस समय जो थी वो सरकार थी यूपीए सरकार। तो ये पूछ रहा है कि यूपीए सरकार का कौन सा दल भागीदार है। तो जो देखिए, असम गण परिषद और INLD और AIAMDMK ये सभी यूपीए सरकार में भागीदार नहीं थे। ठीक है, जो भागीदार था वो था द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर है, नीचे दिए गए किस राज्य असेंबली की अवधि 6 साल की होती है ये पूछ रहा है। ये तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब पूरी स्थिति ही चेंज हो गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान की माँ को मापन प्रक्रिया किसने कहा, कि स्केलर प्रोसेस किसने कहा। तो ये जो कहा था वो मुने एवं रैले ने कहा था कि पद सोपान की मापन प्रक्रिया का प्रतिपादन किसने किया था, स्केलर प्रोसेस किसने दिया था, वो मुने एवं रैले ने दिया था। फिर है, कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है। कौन सा जो सिद्धांत है अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है, सिस्टम सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत या फिर क्लासिकल थ्योरी। तो जो मानव संबंध सिद्धांत है वो अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। नीचे दिए गए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है। ये किसने कहा था कि जो निजी प्रशासन है वो लोक प्रशासन से अलग है। एपिलबी, एलोविक, हेनरी फोयोर या फिर मेरी पार्कर फॉलेट। तो जो है ये चारों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए कि इनमें से किसने कहा था कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है। ठीक है, तो जो पॉल एच एपिलबी हैं इन्होंने कहा था कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है। यह किसने कहा कि दुनिया को लोकराज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है और हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। यह किसका कथन है, महात्मा गांधी का, हेनरी किसिंजर का, मार्गेंथो के या फिर वुडरो विल्सन का। ये आपको बताना है कि किसका कथन है, तो ये वुडरो विल्सन का कथन है। ठीक है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम किस अवस्था में हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है, द्विध्रुवीय संसार में, बहुध्रुवीय संसार में, एक ध्रुवीय संसार में या फिर अराजकता में। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूनियन टूटने के बाद हम लोग बहुत समय तक एक ध्रुवीय संसार में रहे थे, लेकिन अब हम हैं बहुध्रुवीय संसार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था। यह किसने कहा, वुडरो विल्सन ने कहा, इवानश और न्यूहाम ने कहा, हेंस जे मार्गेंथो ने कहा या फिर केनेथ बॉल्स ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था, मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था। तो ये किसका कथन है, तो ये जो है ये मार्गेंथो के 6 प्रिंसिपल्स में से एक सिद्धांत है। तो आप लोग के लिए 6 प्रिंसिपल्स को याद करना जरूरी है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो मार्गेंथो के 6 प्रिंसिपल हैं। अब देखिए है, ये आपको कथन और कारण बताए गए हैं। आपको इन क्वेश्चन के हिसाब से, इन ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर देना है। कथन और कारण है, ए सही है, आर सही है या आर ए की सही व्याख्या है, इस आधार पे आपको आंसर देना है। तो अरबिंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है और कारण जो दे रहा है कि इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनिमय करती है। जो कथन पूछ रहा है कि अरबिंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है, बिल्कुल सही बात है। अरबिंदो ने जो अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उनका जो आधार था वो आध्यात्मिकता था। लेकिन जो कारण बता रहा है कि इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनिमय करती है, ये कथन भी सही है। लेकिन ये जो कथन है इसका कारण ये नहीं है। अगर इस लाइन में कहीं पे भी आध्यात्मिकता कीवर्ड यूज होता तो हम इसे कथन ए से रिलेट कर सकते थे। तो इस तरह से इसमें कहीं भी आध्यात्मिकता कीवर्ड का प्रयोग नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कथन है उसकी व्याख्या कारण आर नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कथन है वो कारण की सही ढंग से व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कारण जो है वो कथन की सही ढंग से व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। अब जो कारण इसमें बता रहा है वो यह है कि इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। जो कौटिल्य ने कहा था कि सेना को 4 खंडों में अगर अलग अलग अधिकारियों के अधीन बांट दिया जाए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल में, तो इससे जो अधिकारी हैं जब अलग अलग अपनी सेना का संचालन करेंगे तो ये शत्रु की चाल में आसानी से नहीं फंस सकेंगे। तो कौटिल्य ने बिल्कुल ये बात कही थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की सही ढंग से व्याख्या कर रहा है। फिर है, आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल व समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके, ये कथन है। कारण है, सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है। तो सही बात है, कथन सही है। देखिए इंडिया में कितने सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, तो संस्कृति तो एक दूसरे से अलग है ना।
तो ये कथन सही है। कारण दे रहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है, तो ये भी कथन सही है, कारण भी सही है, क्योंकि एक देश की जो सांस्कृतिक संरचना है वो दूसरे देश से भिन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कथन है, कारण जो है वो कारण कथन की सही ढंग से व्याख्या कर रहा है। फिर क्वेश्चन है 19वां, राज्य और राज्य प्रणालियाँ आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और अस्थायी अभिलक्षण हैं, और कारण है राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्वक संबद्ध नहीं है। देखिए जो कथन है, राज्य और राज्य प्रणालियाँ आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत अस्थायी अभिलक्षण है, तो बिल्कुल सही बात है। जो राज्य और राज्य प्रणालियाँ हैं वो आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और अस्थायी अभिलक्षण है, तो इस तरह से कथन ये सही है। फिर पूछ रहा है, कह रहा है, कारण दे रहा है कि राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्व संबद्ध नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। स्टेट सिस्टम तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन जो आधुनिकता है ये कब आई? ये तो बाद में आई ना। आधुनिक परिदृश्य का परिचालन ये तो बाद में आया ना। राज्य प्रणाली तो बहुत पहले की संस्था है, राज्य जो तो बहुत पहले की संस्था है। तो अगर ये कह देता कि संबद्ध हैं तो ये गलत हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्वक संबद्ध नहीं है, तो ये सही कथन है। और इस तरह से ये कथन की सही ढंग से व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही ढंग से व्याख्या कर रहा है, क्योंकि स्टेट सिस्टम जो है आधुनिकता एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। फिर है प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना पर अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है। फिर कारण दे रहा है कि इसका मुख्य शिकार जो है वो निचले स्तर पर पहल बनी है। अब देखिए जो प्रबंधन में, जो मैनेजमेंट में नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना है वो क्या उससे क्या पैदा हो गया? जो नौकरशाही है उसमें लाल फीताशाही की प्रवृत्ति है ना, वो कभी सामान्य जनता के लिए अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, वो जनता के हितों के प्रति उदासीन होती है, क्योंकि इसमें लाल फीताशाही की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि राज्य व्यवस्था को काफ़ी क्षति पहुँचा रहा है। ये जो नौकरशाही सिस्टम है वो राज्य व्यवस्था को बहुत क्षति पहुँचा रहा है, और इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर पहल बनी है। तो जाहिर सी बात है, जब नौकरशाही जो है वो जनता के कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो क्या होगा? इसका शिकार क्या है? निचले स्तर पर पहल बनेगी। तो बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये कारण जो है वो कथन की सही ढंग से व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। फिर राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। देखिए तो अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है, इस तरह से कि जैसे अगर हम लोग राजनीति में किसी राजनीति दल में अगर पहले से जो अपराधी हैं वो अगर राजनेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए तो ये क्या होगा? ये खतरनाक होगा ना। अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे अगर अधिकारियों को नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा तो वो आगे चल के भी अपराध को प्रोत्साहन देंगे। लेकिन जो कारण दे रहा है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसका ये कारण नहीं है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है, क्योंकि आज ऐसे बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं दे रही है और अपने साफ सुथरे नेता को प्रोत्साहन दे रही हैं। तो अब इसका हम देख ले रहे हैं कि क्योंकि आर जो गलत है तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ए सही है, आर गलत है। ए कथन तो सही है लेकिन इसका जो कारण बताया जा रहा है वो गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये देख लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए और कमेंट करके अपना स्कोर भी बताइएगा। 22वां क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है। ठीक है, ये कथन बता रहा है। कारण क्या दे रहा है कि संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। कारण क्या दे रहा है कि संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है 22वां कि लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यकाल पर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि जो सरकार है, जो संसद में जो बहस चल रही है, तो उससे क्या हो रहा है, कोई भी कानून बनाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है, क्योंकि जब संसद में बहस होगी और किसी भी कानून को क्रियान्वित तो लागू होने से रोक दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से व्यवस्थापिका से कार्यपालिका भी जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अध्यादेश जारी करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो कथन और कारण जो सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण देती है, और कारण बता रहे हैं कि प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। सरकार क्यों कर्मचारियों को कौशल वृद्धि प्रशिक्षण देती है, क्यों देती है, ताकि कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि हो जाए और उनकी कार्य क्षमता बढ़े। ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक मैं बता रही हूँ कि अगर जो कथन है उसमें कोई कीवर्ड है, अब वो कीवर्ड कारण में भी कॉमन है, तो आप लोग मान के चलिए जो कारण है वो कथन की सही ढंग से व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 24वां। ये कथन और कारण के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त हैं, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कथन और कारण, क्या इसका कथन जो है वो जो कारण है वो क्या कथन की सही ढंग से व्याख्या कर रहा है। तो देखिए, अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त है, सही बात है। किसी किसी देश में भुखमरी का शिकार है लोग, तो कोई कोई देश क्या होता है, कोई कोई देश विकास की ओर अग्रसर है, उसके पास प्राकृतिक संसाधन भी हैं, आर्थिक संसाधन भी है, जबकि कुछ देशों के पास ना तो प्राकृतिक संसाधन है और ना ही आर्थिक संसाधन है। तो क्या है, अविकसित देश समकालीन विश्व में असमानताओं से ग्रस्त है। अब जो कारण दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, इसमें कहीं पे भी अविकसित देशों की बात नहीं हो रही है, कोई कीवर्ड इसमें यूज नहीं किया गया है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सुरक्षा और आज़ादी के मुद्दों पर बात करना चाहिए, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा है विश्व राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता। फिर कारण दे रहा है कि वेस्टफैली व्यवस्था दीर्घकालिक धारिता की संतुष्टि करने में असफल हुई है। ये जो कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा है विश्व राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रयत्नशील है, और इसका मुख्य एम क्या है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान करने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। कारण जो दे रहा है कि वेस्टफैली व्यवस्था दीर्घकालिक धारिता को संतुष्ट करने में असफल हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। जो वेस्टफैली व्यवस्था है, जो वेस्टफैली ट्रीटी थी, उसमें जो सिद्धांत गोल दिए गए थे उसको वो संतुष्ट करने में असफल हुई है। तो इस तरह से इसका जो ये कथन गलत है और कारण सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, क्योंकि जो वेस्टफैलिया जो समझौता था वो अपने गोल्स को अचीव करने में असफल हुई है, तो इस तरह से कारण सही है और कथन क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकों को उनके कालक्रम के हिसाब से बैठाना है। लेवियाथन, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए कैलकुलम ऑफ कंसेंट। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए, आपको इन बुक्स को कालक्रम के हिसाब से बताना है कि पहले कौन सी बुक लिखी गई है, ठीक है, और उसके बाद कौन सी लिखी गई है, फिर सबसे लास्ट में कौन सी लिखी गई है। तो जो लेवियाथन जो कृति है वो किसकी कृति है, वो हाब्स की कृति है। तो हाब्स का टाइम पीरियड अगर आपको याद होगा तो ये 1651 है। ठीक है, लेवियाथन हाब्स की कृति है और हाब्स का जो टाइम पीरियड था वो 1651 था। नेक्स्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है 1880 में, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, फिर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी गई है, जॉन रॉल्स की कृति है ये लिखी गई है 1971 में। फिर दी कैलकुलस ऑफ कंसेंट ये लिखी गई है 1960 या 62 में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बैठाना है। तो सबसे पहले आएगा लेवियाथन, फिर आएगा मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, फिर आएगा द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, फिर आएगा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा किस में है, ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और
कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर से मुझे बताइएगा। फिर 13 है कि निम्नलिखित सिद्धांतों व संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम पहचानिए। आपको फिर इसे इन सिद्धांतों को इनके आने के क्रम में बताना है कि पहले कौन सा सिद्धांत आया और सबसे लास्ट में कौन सा सिद्धांत आया। ठीक है, तो देखिए जो रूसो ने जनरल विल दिया था 1789 में। ठीक है, और फिर अथॉरिटी एज फेडरल, फिर है अथॉरिटी एज फेडरल, तो ये आया है 1978 में। ठीक है, फिर सत्याग्रह, सत्याग्रह तो गांधी जी से संबंधित है ना। आज सत्याग्रह की संकल्पना दी थी 1906 में दी थी गांधी जी ने। फिर जो ग्राम स्वराज है तो ये 1917 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक दिया गया था। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले आएगा जनरल विल, फिर आएगा सत्याग्रह, फिर आएगा ग्राम स्वराज, फिर आएगा अथॉरिटी एज फेडरल। तो इस तरह से इसका जो कोड सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 4 2। ठीक है, इस तरह से आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन दीजिए। फिर देखिए इसको भी सही कालक्रम बैठाना है। पहला दार्शनिक उपागम है, फिर व्यवहारवादी उपागम है, फिर मार्क्सवादी उपागम है, फिर व्यवस्था उपागम है। सबसे पहले कौन सा आया सिद्धांत? तो जाहिर सी बात है दार्शनिक उपागम आया, क्योंकि दार्शनिक उपागम का जनक क्या थे? प्लेटो थे। फिर दार्शनिक उपागम के बाद क्या आएगा? फिर इसके बाद आएगा मार्क्सवादी उपागम। ठीक है, मार्क्सवादी उपागम आएगा। तो ये मार्क्सवादी उपागम आया था 1840 के दशक में। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम आएगा इसके बाद। फिर आएगा आपका व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, बिहेवियरलिज्म, तो ये 1925 में इस पे पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, तो फिर इसके बाद आएगा आपका व्यवस्था उपागम। ठीक है, 1954 में ये डेविड स्टन के साथ सिस्टम अप्रोच जो शुरू हुआ, डेविड स्टन के साथ शुरू हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस देखिए सबसे पहले दार्शनिक उपागम आया था। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रम पहचानिए। देखिए इसमें पुस्तक पूछा जा रहा है, इनका कालक्रम बैठाना है। पहले कौन सी बुक आई? तो है पॉलिटिकल मैन, द पावर एलाइट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। तो देखिए पॉलिटिकल मैन आई है 1960 में। ठीक है, उसके बाद है फिर है द पावर एलिट है। ठीक है, तो ये लिखी है रॉबर्ट मिशेल्स ने और ये आई है बुक 1956 के अंदर। ठीक है, फिर है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स, तो ये बुक आई है 1949 यानी 1949 में। थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स आई है 1949 में। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, तो ये बुक लिखी है आमंड एवं पावेल ने और ये इसका जो प्रकाशन का क्रम था वो 1966 था, प्रकाशन का वर्ष 1966 था। तो इस तरह से देख लीजिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले आएगा तीसरा थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स, फिर आएगा दूसरा द पावर एलिट, फिर आएगा पॉलिटिकल मैन और सबसे लास्ट में आएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, तो इस तरह से आपको कालक्रम भी याद रखना पड़ेगा पुस्तकों का और उनसे रिलेटेड थिंकर्स। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम को पहचानिए। आपको फिर इनको कालक्रम से बैठाना, पहले कौन सा घटना हुआ? इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म होना, आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन, संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा, केंद्र में पहली बार केंद्र कांग्रेसी सरकार का बनना। देखिए आपको इस तरह से इन सभी घटनाओं का कालक्रम बैठाना है कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म होना, और ये फैसला आने के बाद ही इंदिरा गांधी ने तत्काल इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, फिर आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन, तो ये शायद 1959 में ऐसा हुआ था, कंफर्म नहीं है, अगर किसी कोई कंफर्म होगा तो बताएगा मुझे कमेंट करके। फिर संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा है, फिर केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का बनना, तो ये तो 1977 की घटना है। तो देखिए तो सबसे पहले आपका हो जाएगा आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आएगा संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के समय में। फिर आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट का ख़त्म होना, और सबसे लास्ट में आएगा केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का बनना।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पहले आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन हुआ, उसके बाद संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा लगा, फिर है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट का खत्म होना, फिर लास्ट में आएगा केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का बनना 1977 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर देखिए इसे भी कालक्रम में बैठाना है। मिनर्वा मिल केस, गोलकनाथ केस, AK गोपालन केस, संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधी केस। तो आपको ये केस ये सब बात कब आए इसका कालक्रम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये सभी जो जजमेंट हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड भी होते हैं, तो इन जजमेंट में को भी आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले AK गोपालन केस आया था, उसके बाद आया था गोलकनाथ केस, फिर उसके बाद आया था मिनर्वा मिल केस, और सबसे लास्ट में जो आया था वो संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधी केस आया था। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, AK गोपालन केस पहले आया, उसके बाद आया गोपालनाथ केस, फिर गोलकनाथ केस, फिर आया मिनर्वा मिल केस, और फिर सबसे लास्ट में संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधी केस। अब पूछ रहा है 32वां क्वेश्चन कि नए लोक प्रशासन के उद्गमन और समृद्धि में निम्नलिखित निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो है हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस। आपको ये बताना है कि ये सभी जो है उनका सही क्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए हनी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले हनी रिपोर्ट आई, फिर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस आया, ठीक है, फिर लास्ट में आया पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मिल्नो बुक कॉन्फ्रेंस आया सबसे लास्ट में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, सही क्रम से लिखा गया है और इसका क्रम भी यही है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे टेस्ट की तरह से लीजिए। कमेंट में अपने स्कोर मुझे ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग कितने सेंसिटिव हैं इस टेस्ट को लेकर। ठीक है, फिर 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांतों और उपागमों का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है। ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग सिद्धांत। ठीक है, लोक प्रशासन इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आप लोग लोक प्रशासन के वीडियोस को नहीं देखते हैं। देखिए सब क्वेश्चन जो आ रहे हैं क्रम से वो सब लोक प्रशासन के वीडियो के क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। ये जो मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत है ये ज़्यादा पॉपुलर तो हुआ 20th सेंचुरी में, लेकिन इन्होंने अपना सिद्धांत 1880-90 में दे दिया था। मैक्स वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत था 1880-90 में आ चुका था। फिर है ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है, फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये आपका शुरू होता है 1930 में, एल्टन मेयो के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, फिर आपका आया डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सबसे लास्ट में आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए सबसे पहले आया मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत दूसरा, फिर आया ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत पहला, फिर आया डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट तो चौथा। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित के सही कालानुक्रम को पहचानिए। सोवियत यूनियन का टूटना, नैम, नाटो, इंडियन ओशन ड्रीम, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो बनने का क्रम है तो उसको आपको सही कालक्रम में बैठाना है। इसमें जो सबसे पहले है नाटो 1949 में। ठीक है, फिर नैम आएगा, फिर आएगा आपका सोवियत यूनियन का टूटना, और सबसे लास्ट में आएगा इंडियन ओशन ड्रीम। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो सही है, 3 2 1 4। ठीक है, तो अगर आपको इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना का कालक्रम याद है तो आप लोग सही तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर है घटनाओं के सही कालक्रम को पहचानिए। कैंप डेविड, माई लाई जनसंहार, इराक द्वारा कुवैत पर हमला और सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन।
तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया ये आपके किससे आया है, इंटरनेशनल रिलेशन से आया है। तो जो कैंप डेविड है उसमें भी जनसंहार हुआ था, और जो माई लाई जनसंहार था ये तो काफ़ी व्यापक स्तर पर हुआ था, इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो माई लाई जनसंहार ये 1968 में हुआ था, और उसके 10 साल बाद ये हुआ था कैंप डेविड घटना, लगभग 1978 की ये घटना है। ठीक है, फिर देखिए जो इराक द्वारा कुवैत पर हमला किया गया था वो 2 अगस्त 1990 की घटना है। तो इसमें ये संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सेना होती है वो गई थी, और इसमें स्थायी सेना ने इराक को हराया था। तो 2 अगस्त 1990 की ये घटना है, इराक द्वारा कुवैत पर हमला जो हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 2006 में। तो सबसे लास्ट में आपका आएगा सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन। तो आप लोग देखिए सबसे पहले होगा माई लाई जनसंहार, तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। पहले होगा माई लाई जनसंहार, फिर कैंप डेविड की नरसंहार, फिर इराक द्वारा कुवैत पर हमला, फिर अंत में सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन। अब आपको ये पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, ठीक है, इनको बताना है। तो ये प्लेटो की जो रचना है वो क्या है आपको बताना है। तो आप लोग बैठाइए, कुछ वीडियो को पॉज। तो देखिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। प्लेटो का देखिए सीधे सीधे हो जाएगा फिलासफर किंग, ठीक है। फिर मैकियावेली ने दिया है प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी यानी नैतिक सिद्धांत। हीगल ने दिया है टाइम स्पिरिट, और अरबिंदो ने दिया है सावित्री। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटो का फिलासफर किंग, मैकियावेली का प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी, हीगल का सावित्री और अरबिंदो हीगल का टाइम स्पिरिट और अरबिंदो का सावित्री। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन के सही आंसर हो रहे हैं। फिर देखिए इसका भी सुमेलन करना है। दी गेट कीपर्स, संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा, संपूर्ण क्रांति और एनकोडिंग और डिकोडिंग। तो देखिए आप लोग ऑप्शन से पहुँचिए। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा, ये बात कही थी J.S. मिल ने। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका सी का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 2 हो जाएगा, और बी का राइट आंसर हो जाएगा 4। सी का 2 और बी का 4 किस में है? सी का 2 और बी का 4 है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो दी गेट कीपर्स है वो डेविड ईस्टन की कृति है, और इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है वो किसकी कृति है? डायश की कृति है। तो इस तरह से आप लोग सही क्वेश्चन पे आंसर पे पहुंच सकते हैं। फिर है निम्नलिखित युगों में से किसका मिलान ठीक नहीं है? पेरेटो अभियान की संचलनशीलता, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया, लुसियन पाई संरचनात्मक विभेदीकरण और आग्नेसी राजनीतिक क्षय। तो आपको ये बताना कि किसका मिलान सही नहीं है। तो देखिए पेरेटो ने अभियान की संचलनशीलता बात की थी, सही बात है। जो एक बार सरकार सत्ता में जो सरकार आती है फिर वो सत्ता से पदच्युत भी होती है, तो ये दिया था सिद्धांत। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया, तो सही बात है। जो राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। फिर लुसियन पाई ने दिया था संरचनात्मक विभेदीकरण, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लुसियन पाई ने जो संरचनात्मक विभेदीकरण की बात की थी ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑर्गेनेस्की है वो कहीं से भी राजनीतिक क्षय से संबंधित नहीं है। जो राजनीतिक क्षय की धारणा का प्रतिपादन किया था ये SP एटिंगटन ने किया था, ऑर्गेनेस्की ने नहीं दिया था। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो 38वें का जो सही आंसर है डी है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? रॉबर्ट मिशेल का स्वतंत्र का लॉ नियम, ये तो बिल्कुल सही है। हटिंगटन का आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया, कार्ल डैश का के सामने है रिसेप्टर्स, और आर्मंड का हैब्जन सिद्धांत और प्रजातंत्र। तो आपको ये बताना है कि किसका मिलान सही नहीं है। तो पहला तो आप एलिमिनेट कर लीजिए, ये सही है। तो देखिए जो हटिंगटन है आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया, ये इनका दिया गया है। कार्ल डैश ने रिसेप्टर्स का सिद्धांत दिया था, रिसेप्टर्स की बात कही थी, लेकिन आर्मंड ने कहीं से भी हैब्जन सिद्धांत की बात नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए आपको सूची का मिलान करना है, घटनाएं दी गई हैं उनका कालक्रम आपको बताना है। तो जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था वो 1932 में दिया गया था, तो ए का हो जाएगा 3। ए का 3 देखिए किस में है? तो ये बी और सी दोनों में है। अब आपको कोई एक और देखना है, ठीक है। तो वाजपेयी का पहली बार प्रधानमंत्री बनना।
देखिए जो जेपी का बिहार आंदोलन है तो इसका ये हुआ था 1974 में, तो बी का 4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम पहुंच गए। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति बने थे वो 1982 में बने थे, और फिर वाजपेयी के जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 1996 में बने थे। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन जो है कि सूची को सूची 2 से मिलान करना है, राइटर्स बताना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखिए सीधे सीधे जवाहरलाल नेहरू की रचना थी। महात्मा गांधी की जो रचना थी एंड ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ थी, ये महात्मा गांधी की रचना थी। रजनी कोठारी की कौन सी रचना थी, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 देखिए किस में है, सी का 2 किस में है, तो इसमें कहीं से भी सी का 2 है कहीं, हाँ 2 है जिसमें है। और डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3। सी का 2 और डी का 3 किस में है आपका, ये बी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजनी कोठारी का है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, और लैंड एंड सूजन रेडॉल्फ का हो जाएगा इन परसूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट। जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आपको देना है 42वें क्वेश्चन का आंसर, सूची का मिलान करना है। नियंत्रण स्पैन ऑफ कंट्रोल किसने दिया था, हाई स्केलर प्रोसेस किसने दिया था। ठीक है, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये किसने दिया था, आपको ये बताना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल दिया था जीडी मुनी ने। पद सोपान स्केलर प्रोसेस दिया था बी ए गैकुनास ने। आनुवंशिक सत्ता का जो सिद्धांत दिया था वो मैक्स वेबर ने दिया था, और संगठन के 14 सिद्धांत दिए थे हेनरी फयोल ने। तो क्या हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 देखिए किस में है, सी का 4 किस में है, और फिर है बी का 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3। नियंत्रण स्फीति जेडी मुनी की है। पद सोपान बी ए ग्रेकुनास का है। आनुवंशिक क्षमता जो है वो मैक्स वेबर का है, और संगठन के 14 सिद्धांत किसने दिए थे, हेनरी फयोल ने दिए थे। तो ऑप्शन इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आप लोग जब जानेंगे सिद्धांतों को तभी आप लोग राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए सूची मिलान फिर से आ गया है। तो नौकरशाही सिद्धांत क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत क्या है, पर्यावरणीय सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। तो देखिए जो अधिकारी तंत्र और नौकरशाही है वो सीधे सीधे आपका जुड़ जाएगा कानूनी एवं तार्किक अधिकरण से। तो ए का 3 देखिए कहाँ है, ए का 3 आपका सी में भी है और ए में भी है। फिर जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है वो प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को एक उपव्यवस्था मानता है, तो सी का हो जाएगा 1। तो ए का 3 सी का 1 किस में है, तो सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवादी उपागम जो है वो मानव स्वभाव का विश्लेषण करता है, और जो पर्यावरणीय सिद्धांत है वो कृषि एवं उद्योग पर आधारित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना तो आप लोग ईजिली क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन को जल्दीबाजी में मत पढ़ा करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, सीरियस होके पढ़ा करिए। ये टेस्ट आप लोग दे रहे हैं लास्ट अंत तक, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को पॉज करके और सभी क्वेश्चन को अटेंड करिए और मुझे कमेंट पे अपने स्कोर भी बताइएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर इसे सूची मिलान करना, भारत की विदेश नीति का निर्माता कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। रूस जो है वो उसके जो राष्ट्रपति हैं वो पुतिन हैं। पंचशील सिद्धांत चीन के साथ लिया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का 4 देखिए 2 जगह है। फिर रूस का पुतिन है तो 3 हो जाएगा, तो ये भी 2 जगह है। बी का 3 हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत चीन के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग बहुत सावधानी से क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। फिर देखिए फिर ये सूची मिलान का है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। तो जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, ठीक है, फुकुयामा ने क्या कहा था, इतिहास का एंड ऑफ हिस्ट्री का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स की जो प्रणाली है वो क्रांतिकारी प्रणाली है। तो सी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी का 2 देखिए किस में है, सी का 2 देखिए बस 1 में है। सी का 2 देखिए किस में है, 2 जगह है। ठीक है, सी का 2 जगह है, हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा क्योंकि कार्ल मार्क्स ने दिया था क्रांतिकारी प्रणाली।
फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था एंड ऑफ हिस्ट्री का सिद्धांत। फिर जो कैपलान ने जो दिया था वो प्रणाली सिद्धांत दिया था। और ये बुल एच हेडले बुच ने दिया था विकास की प्रणाली। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ये है आपको अगर कोई एक दो विचारक और उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे अगर आपको पता है तो आप लोग ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिया गया है और आपको इसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, स्टेटमेंट है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और फिर इसका आंसर देना है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, चाहे तो आप लोग पॉज करके सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको 2 पार्ट्स में 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। आशा करती हूँ आप सभी लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर से बताएंगे। ये टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। अगर ये टेस्ट आपको कहीं से भी उपयोगी लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी शिकायत है मेरी आपसे। इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरे बहुत सारे घंटे इसमें खप जाते हैं। तो आप लोग इसकी उपयोगिता समझिए। तो अगर आपको सही लगे तो इसे शेयर करिए। अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी, तब तक